Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So this is the fifth lecture in the series जहाँ हम complete कर रहे हैं DSC fourth, that is Perspectives on Public Administration, and this is the fifth lecture in the series. इससे पहले हमने कुछ principles देखे थे public administration के and सारे theories का एक overview लिया था. अब इस lecture से हम एक theory at a time complete करेंगे and we are starting with Scientific Management Theory by F.W. Taylor. So let's try to learn about it. So सबसे पहले तो हम देखते हैं कि scientific management theory, the term scientific management was not coined by F.W. Taylor, but it was coined by someone called Louis Brandeis in the year 1910. But later in 1911, Taylor popularizes it in his book. वहाँ से फिर scientific management theory we come to know about it. नाउ लेट्स सी कि ये कहाँ पे सेट है, किस टाइम में ये आता है. सो व्हेन वी सी लेट 1900s एंड इनिशियल 20th सेंचुरी, तो वी सी कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज एट इट्स पीक, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम उसका सैचुरेशन आ जाता है. उसमें बहुत प्रोडक्शन होती है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस होती है, एफिशिएंसी होती है, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम उसमें सैचुरेशन आ जाता है, स्टैग्नेशन आ जाता है, क्योंकि एक लेवल तक ही प्रोडक्शन बढ़ रहा था. उसके बाद प्रोडक्शन वाज कांस्टेंट. सो देन साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कम्स इनटू द पिक्चर एंड इट टॉक्स अबाउट अ साइंटिफिक वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, जिससे कम इनपुट में हम ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं. टेलर टॉक्स अबाउट अ साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स, जिससे कि हम ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं. सो लेट्स ट्राई टू लर्न अबाउट दिस. सो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि F.W. टेलर जो हैं, उनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, और वो एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर हैं. एंड लेटर ऑन ही गिव्स हिज थ्योरीज एंड ऑल, बट इनिशियली वो एक मैकेनिकल इंजीनियर रहते हैं. एंड ड्यूरिंग हिज एक्सपीरियंसेस इन अ फैक्ट्री उनको ये रियलाइज़ होता है कि कैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी कम हो गई है और कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है काम करने का, जिससे कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके. सो ही कम्स अप विथ हिज थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो अगर हमको साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को एक ईजी लैंग्वेज में समझना हो तो हम ये कह सकते हैं कि दिस थ्योरी इज़ अ सिस्टमैटिक अप्रोच, जो कि हमें ये बताती है कि कैसे इकोनॉमिक एफिशिएंसी और लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके बाय यूजिंग अ साइंटिफिक मेथड of doing everything. So in this theory, F.W. Taylor gives 4 fundamental principles. So सबसे पहले हम उनको देखते हैं. So we have the first principle, it is called science, not rule of thumb. So this is the first principle that is given by F.W. Taylor जब वो scientific management theory को explain कर रहे होते हैं. And this first principle says कि हमें उन सारे काम जो भी फैक्ट्री में हो रहे हैं, एक या प्रोडक्शन में हो रहे हैं, उनको हमें एक तरीके से करना होगा, एक साइंटिफिक तरीके से करना होगा. फॉर एग्जांपल व्हेन वी स्टडी फिजिक्स एंड मैथ्स, देयर इज़ अ सर्टेन फॉर्मूला डिफाइंड फॉर अ थिंग, क्योंकि अगर हम 1+1 करेंगे तो वो 2 ही होगा, बट 3 नहीं होगा कभी. सो इट मीन्स कि किसी एक ट्रेडिशनल मेथड पे रिलाई करने के बजाय हमें एक साइंटिफिक मेथड यूज़ करना होगा चीज़ों को करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल टेलर सेज इन हिज थ्योरी कि वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक फैक्ट्री में कभी एक हेवी मटेरियल किसी एक वर्कर को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रखना है. सो उसके लिए भी एक बेस्ट वे होना चाहिए, तरीका होना चाहिए उसको करने का. या फिर मान लो एक नट या बोल्ट फिट करना है किसी एक लेट्स से मशीन में, उसका भी एक बेस्ट वे होना चाहिए करने का, ताकि कम से कम समय में उसको एक सही तरीके से करा जा सके. दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब. रूल ऑफ थंब का मतलब होता है ट्रेडिशनल मेथड्स. कुछ भी अपने मन से कोई नहीं करेगा, बट एक साइंटिफिक तरीका होगा हर चीज़ को करने का. हर वर्कर के काम को एनालाइज किया जाएगा थ्रू अ साइंटिफिक मेथड. सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल. नाउ वी हैव द सेकेंड प्रिंसिपल एज साइंटिफिक सेलेक्शन एंड ट्रेनिंग. सो दिस इज़ कॉल्ड द साइंटिफिक सेलेक्शन. तो यहाँ पे किस चीज़ का सिलेक्शन हो रहा है? सिलेक्शन हो रहा है वर्कर्स का. सो टेलर इन हिज सेकेंड प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट साइंटिफिक सेलेक्शन ऑफ द वर्कर्स, कि वर्कर्स का सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट इस बेसिस पे होना चाहिए कि उनका स्किल सेट मैच कर रहा है या नहीं, जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है एक फैक्ट्री में.
इसका मतलब ये हुआ कि ही हैज़ नोटिस्ड इन हिज बुक्स ही हैज़ रिटन दैट ही नोटिस्ड कि वर्कर्स का सिलेक्शन बस हो जाता था एक फैक्ट्री में और बाद में ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू दे यूज़ टू लर्न थिंग्स। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री वर्कर का काम है मशीनरी हैंडल करना, बट उसको कोई नॉलेज नहीं होती थी, उसको कोई प्रायर ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती थी कि कैसे इन चीज़ को हैंडल करना है। एंड दैट वर्कर यूज टू लर्न थिंग्स थ्रू ट्रायल एंड एरर मेथड, जिससे कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कम हो जाती है। सो ही सेज, टेलर आर्ग्यूज़ कि वर्कर्स का सिलेक्शन होना चाहिए इस बेसिस पे कि जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो उनके पास हों पहले से, बट उनको ट्रेन भी करा जाना चाहिए to enhance the productivity and efficiency. Now the fourth principle that Taylor talks about is cooperation between labor and management, and this can be considered the most important principle that Taylor gives because ये बात करता है मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में एक कोलैबोरेशन की, एक कॉपरेशन की। अगर मैं आपको बोलूँ कि वर्कर्स एंड मैनेजर्स, तो दिमाग में एक इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट आता है बिकॉज इट्स ऑलवेज सीन कि वर्कर्स जो होते हैं वो मैनेजर्स से हेट कर रहे होते हैं, मैनेजर्स जो होते हैं उनको लगता है कि वर्कर्स बिल्कुल काम नहीं करते हैं, सारा काम हमको ही करना पड़ता है, हम जो भी कहते हैं इनसे दे डोंट डू। सो दिस थिंग टेलर सॉट टू करेक्ट। उनका ये मानना था कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ पाएगी अगर वर्कर्स और मैनेजर साथ में कोलैबोरेट करके एंड कोऑपरेट करके काम करें। एंड टेलर ऑल्सो आर्ग्यूज़ कि जो वर्कर्स हैं एंड मैनेजर्स हैं दे आर नॉट एन ऑपोजिंग फोर्स बिकॉज इनहेरेंटली ऑफ कोर्स दे आर सीन एज एन ऑपोजिंग फोर्स, बट इनसे क्या होगा, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बस कम ही होगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं। सो दे शुड अलाइन देयर गोल्स। वर्कर्स का गोल ये नहीं होना चाहिए कि हम कैसे अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा कम करवा ले मैनेजर्स से, एंड मैनेजर्स का गोल ये नहीं होना चाहिए कि हम कैसे कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवा ले वर्कर्स से। सो इसी से द आइडिया ऑफ गेटिंग हायर पे फॉर हायर आउटपुट कम्स इनटू द पिक्चर, क्योंकि अगर वर्कर्स को ज़्यादा काम करने के लिए ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे तो उनका विश्वास बढ़ेगा मैनेजर्स पे। एंड अगर मैनेजर्स को भी पता रहेगा कि इनको ज़्यादा पैसों का, कहते हैं ना, लालच है, तो ये काम अच्छे से कर रहे हैं। सो दिस गोज़ बोथ वेज। इनसे एक कॉपरेशन और कोलैबोरेशन इंश्योर हो पाएगा एंड जो वर्कर्स और मैनेजर्स हैं वो एक ऑपोजिट फोर्स नहीं रहेंगे बल्कि एक कोलैबोरेटिव फोर्स रहेंगे। नाउ द फोर्थ एंड फाइनल प्रिंसिपल दैट टेलर टॉक्स अबाउट इज इक्वल डिविजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो उनका ये मानना है कि मैनेजर्स जो होते हैं उनका काम होना चाहिए प्लान करना और सुपरवाइज करना टास्क को, जबकि वर्कर्स होते हैं उनका काम होना चाहिए उन टास्क्स को बस एग्जीक्यूट करना रादर दैन डिसाइडिंग कि उस काम को कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक फैक्ट्री है जहाँ पे कपड़े बनते हैं, तो उस फैक्ट्री में जो मैनेजर्स होंगे वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा जॉब किस वर्कर के द्वारा करा जाएगा, रादर दैन द वर्कर्स डिसाइडिंग अमंग देमसेल्व्स कि किसका काम कपड़े सिलने का होगा, किसका काम उस पर आयनिंग करने का होगा, किसका काम उसका पैकेजिंग का होगा। ये सारे वर्कर्स को डिसाइड नहीं करना है, उनको बस एग्जीक्यूट करना है। और ये प्लान्स डिसाइड किसको करना है, तो दैट विल बी द मैनेजर्स। उनका काम होगा प्लानिंग एंड सुपरवाइजिंग का, एंड जो वर्कर्स होंगे दे जस्ट हैव टू ब्लाइंडली एग्जीक्यूट द टास्क्स। इससे क्या होगा कि मान लीजिए एक प्रोडक्शन हो रही है कहीं पे, वहाँ पे जो वर्कर्स हैं दे डिसाइड अगर कि उनको कौन सा काम करना है, देन एवरी वर्कर विल वांट टू डू द जॉब जिसमें सबसे ज़्यादा कम मेहनत है। बट अगर उनको वो टास्क असाइन किए जाएंगे तो वो इस बेसिस पर असाइन किए जाएंगे कि कौन सा वर्कर किस काम में ज़्यादा अच्छा है। सो दिस इज़ वाई द मैनेजर्स आर सपोज टू प्लान एंड सुपरवाइज, एंड जो वर्कर्स हैं उनका काम होना चाहिए बस एग्जीक्यूशन करने का उस टास्क को। सो दीज वर द 4 प्रिंसिपल्स। द फर्स्ट वन वॉज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, जहाँ टेलर कहते हैं कि साइंटिफिक बेसिस पर चीज़ें होनी चाहिए, ना कि ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो किया जाना चाहिए, जहाँ पे एक बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स ही टॉक्स अबाउट। सेकेंडली, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, जहाँ पे ही टॉक्स अबाउट कि वर्कर्स का सिलेक्शन होना चाहिए, वो उनके स्किल्स के बेसिस पे होना चाहिए ताकि एफिशिएंसी बढ़ सके। थर्डली वॉज कॉपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट, जहाँ ही टॉक्स अबाउट कि कैसे लेबर और जो मैनेजर्स हैं वो एक कॉन्फ्लिक्टिंग फोर्स नहीं है बल्कि उनको कोलैबोरेट और कॉपरेट करके काम करना चाहिए। फोर्थ वन वाज इक्वल डिवीजन एंड वर्क ऑफ लेबर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां मैनेजर्स का काम होना चाहिए प्लानिंग एंड सुपरवाइजिंग का, वाइल वर्कर्स जस्ट नीड टू एग्जीक्यूट द टास्क्स असाइन्ड टू देम।
नाउ वी ऑल्सो नीड टू रिमेंबर कि टेलर जो अपनी साइंटिफिक मैनेजमेंट की थियोरी देते हैं, उनके प्रिंसिपल्स देते हैं, ही गिव्स दिस इन हिज मोस्ट फेमस बुक विच इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि आती है 1911 में। एंड इसमें अपने ये 4 कोर प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। एंड ही ऑल्सो मैंशंस कि उन्होंने कौन से टेक्निक्स का यूज़ किया है इन प्रिंसिपल्स को बनाने में। हमें इसको ज़्यादा डीप में तो नहीं पढ़ना है, बट 3 प्रिंसिपल्स ही यूजेस। फर्स्ट वन इज़ टाइम एंड मोशन स्टडीज़, सेकेंड इज़ पीस रेट पे, एंड द थर्ड वन इज़ स्टैंडर्डाइजेशन। इन सब टेक्निक्स का ये यूज़ करते हैं। एंड ही ऑल्सो हैज़ सम अनदर बुक्स, फॉर एग्जाम्पल शॉप मैनेजमेंट, देन on the art of cutting metal, a piece rate system. So these all books are related to Frederick Taylor, and इसमें ये these are all technical papers. इसमें ये in length he talks about कि scientific management theory के अलग अलग perspectives क्या हैं, and उन्होंने कौन से techniques use करे हैं to make a conclusion about his principles, and how by using these principles productivity and efficiency बढ़ाई जा सकती है किसी एक workplace पर। Now as we all know कि every theory which is given by someone, उसके कुछ criticisms होते हैं और कुछ advantages होते हैं। So firstly let's see the advantages of scientific management theory. So the first advantage that happened, जहाँ पे इस theory के practical चीज़ों को implement किया गया, वहाँ पे सबसे पहले तो increased efficiency and productivity देखने को मिली। मतलब कि scientific management theory के अनुसार अगर standardization कर दिया जाए, अननेसेसरी जो टास्क एग्जीक्यूशन है उसको हटा दिया जाए, इन सब को जो प्रोपोगेट किया था FW टेलर ने, उन सब को अगर सही में इम्प्लीमेंट किया गया जिस फैक्ट्रीज़ में, वहाँ पे एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी मोर दैन 200 and 300% देखने को मिली। नाउ द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी वॉज कि रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन हो पाया, बिकॉज टेलर्स वन प्रिंसिपल वॉज ऑल्सो दिस कि जो रॉ मटेरियल, लेबर और टाइम है, इनका यूज़ किया जाए ऑप्टिमम तरीके से। मतलब वेस्ट रिडक्शन कम किया जाए, प्रोसीजर्स को स्टैंडर्डाइज किया जाए, इफेक्टिव टास्क एलोकेशन। ऑल दीज थिंग्स लेड टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड इससे क्या हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, सस्टेनेबिलिटी बढ़ी एक फैक्ट्री में, स्टेडी प्रोडक्शन फ्लो हो पाया। बिकॉज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स एज वी मैंशन्ड अर्लियर इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर वॉज कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था तो प्रोडक्शन बढ़ी तो थी, बट इनिशियल फेजेस ऑफ 20th सेंचुरी आते आते प्रोडक्शन बहुत ही रुक गई थी। इट कुडंट ग्रो, वो उसका एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया था। बट आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही इंक्रीज हुई। नाउ द थर्ड वन वॉज द huge impact of scientific selection and training. The second principle of Taylor was scientific selection and training of the workers. इसका भी advantage बहुत हुआ, क्योंकि पहले workers को इस basis पे recruit नहीं करा जाता था कि उनके पास वो skill set है या नहीं, but उनको बाद में काम सिखाया जाता था। But जब वर्कर्स को इस बेसिस पे रिक्रूट किया जाने लगा कि उनके पास सही स्किल सेट है या नहीं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिला इन दी फैक्ट्रीज। नाउ व्हाट वी सी इज़ द अनदर एडवांटेज वाज कि सिर्फ अथॉरिटीज़ या फिर फैक्ट्रीज़ या मैनेजर्स के लिए ही ये सब बेनिफिशियल नहीं था, इसके एडवांटेजेस नहीं थे, बल्कि वर्कर्स के लिए भी था। क्योंकि अगर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी हुई थी बिजनेसेस को, तो उन्होंने हायर वेजेस ऑफर करना शुरू कर दिए थे अपने वर्कर्स को। एंड वी ऑल्सो सॉ कि कैसे हायर परफॉर्मेंस के बेसिस पे ज़्यादा पैसे कमाने के ऑप्शन भी थे टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्योरी में। द सेम हैपेंड, एंड देयर वाज अ विन विन सिनेरियो फॉर बोथ द वर्कर्स एंड द कंपनीज, जहाँ पे वर्कर्स को प्रॉफिट मार्जिन्स भी मिलते थे और जो कंपनी है उसको भी प्रॉफिट मिलता था। नाउ दीज वर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कि जहाँ जहाँ इसको यूज़ करा गया वहाँ कुछ फ़ायदे हुए, अच्छे खासे फ़ायदे हुए, एंड कंपनीज लाइक फोर्ड ऑल्सो यूज दीज। बट when we see at the limitations of the scientific management theory, they had to face several criticisms. Let's see them one by one. The first criticism of the scientific management theory is that it's called a mechanistic approach. इसका मतलब होता है कि scientific management theory जो है
वो वर्कर्स को ऐसे ट्रीट करती है जैसे ये कोई एक मैकेनिकल कंपोनेंट है, ये कोई इंडिविजुअल्स नहीं है जिनके अंदर इमोशंस, क्रिएटिविटी या कोई एस्पायरेशंस हो सकती है। दे रिड्यूस मैन टू जस्ट एन इकोनॉमिक बीइंग। उनका ये कहना है कि जितने ज़्यादा पैसे दोगे, जितना ज़्यादा पैसे तुम लोगों को दोगे, उतना ज़्यादा वो काम करेंगे और कोई फैक्टर उनके लिए यूज़फुल नहीं है। उनके वर्क फोर्स को बढ़ाने के लिए, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए देयर इज़ जस्ट वन फैक्टर विच इज़ मनी, and that's why it's called a mechanistic approach, because they reduced man to an economic being. And this criticism was done by the theorists of human relations approach, जिनका ये कहना था कि people are not just economic being but they are also social beings. Now the second limitation is that जो लोग काम कर रहे होंगे उनके अंदर एक जॉब डिससेटिस्फैक्शन एंड मोनोटोनी हो जाएगी। मोनोटोनी का मतलब एक इंसान को सिर्फ एक ही काम करते रहना है रोज़ रोज़, क्योंकि टेलर अपने पहले प्रिंसिपल में ये कहते हैं कि एक साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए। जो इंसान जिस काम में ज़्यादा अच्छा है उसको उसी में लगाओ और उसका एक पर्टिकुलर काम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ अ फैक्ट्री जहाँ कपड़े बनते हैं। वहाँ पे एक इंसान का काम अगर एक कपड़े में हुक्स लगाना है या बटन्स लगाना है तो उसका रोज़ का काम वही है। ही कांट डू एनी अदर जॉब। तो इससे उस वर्कर के अंदर जॉब डिससेटिस्फैक्शन या मोनोटोनी आ सकती है। मतलब उसको सेम टास्क कंटिन्यूअसली करते रहना है, जिससे कि कोई भी जॉब फुलफिलमेंट की फीलिंग उसके अंदर नहीं हो पाएगी। सो उसके अंदर लो मोटिवेशन हो जाएगा या फिर लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी, शॉर्ट टर्म प्रोडक्टिविटी में तो इसका अच्छा असर पड़ेगा, बट अगर लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी के बारे में देखा जाए तो उसका असर अच्छा नहीं पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द एफिशिएंसी। अब अगला क्रिटिसिज्म है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का, इज़ दैट लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है अमंग द वर्कर्स। बिकॉज हमने देखा कि कैसे दिस थ्योरी सेज कि मैनेजर्स का काम होगा टास्क असाइन करना, जॉब्स असाइन करना वर्कर्स को, एंड वर्कर्स डोंट हैव टू यूज़ देयर माइंड, दे जस्ट हैव टू फॉलो द टास्क्स असाइन टू देम बाय द मैनेजर्स। सो इससे किसी भी क्रिएटिव फ्रीडम का स्कोप नहीं रह जाएगा, किसी भी इनोवेशन या फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप नहीं रह जाएगा वर्कर्स के लाइफ में। उनको बस वो काम ही करते रहना है रोज़ रोज़ जो कि उनको असाइन करा गया है मैनेजर्स के द्वारा। सो देयर इज़ अ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी या फिर a lack of creativity in the lives of the workers. Now, because of all this, there was huge unrest, huge labor unrest Taylor के खिलाफ, and some people also tried to burn down Taylor's house. So up to this level the unrest was there against Taylor. ऐसा क्यों था? ऐसा बहुत सारे रीजंस की वजह से था। क्योंकि सबसे पहला तो द थिंग दैट टेलर सेड कि जो जितना ज़्यादा काम करेगा, जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी जिनकी, उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे उनको। तो जो वर्कर्स उतना काम नहीं कर पा रहे थे, पीपल स्टार्टेड टू थ्रो देम आउट ऑफ द वर्क। उनके पास कोई काम नहीं होता था अगर क्योंकि वो उनको ही हायर करेंगे ना मैनेजर्स। अगर मैं 100 यूनिट्स बना रही हूँ किसी भी एक सामान का 1 घंटे में और कोई वर्कर 60 बना पा रहा है, तो मैं अपना काम तो कर रही हूँ और उसका काम भी कवर अप कर दे रही हूँ। तो वाई वुड समवन पे फॉर 2 वर्कर्स अगर उनका काम एक में ही निकल जा रहा है? सो द मैनेजर स्टार्टेड टू थ्रो पीपल आउट ऑफ देयर वर्क्स। देन सेकेंडली, जो ट्रेड यूनियंस थे उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन था इस सिस्टम के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव और डीह्यूमनाइजिंग था फॉर द वर्कर्स। जो वर्कर्स थे उनको स्ट्रिक्ट टारगेट्स दिए जाते थे, एंड इफ़ दे कुडंट डू दैट तो उनकी जॉब चली जाती थी, या फिर एक्सेसिव कंट्रोल बाय मैनेजमेंट था जो भी पेस या आउटपुट है सामान प्रोड्यूस करने का। सो इससे हम ये देखते हैं कि इस जो भी सारे क्रिटिसिजम्स या ऑपोजिशन आते हैं, दे हाईलाइट वन पॉइंट कि कैसे टेलर की जो थ्योरी है वो एक मैकेनिस्टिक व्यू लेके आती है लेबर का, और वो साइकोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट्स को बिल्कुल ही इग्नोर कर देती है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू बी सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज गोइंग टू बी अबाउट ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, कि कैसे ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच साइकोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट्स को वर्क प्लेस में लेके आती है। इन कंक्लूजन, फॉर द टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हम ये कह सकते हैं कि दिस वाज अ रेवोल्यूशनरी आइडिया इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस, जहाँ पे इस थ्योरी की फोकस थी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, स्टैंडर्डाइजेशन,
मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स लेके आने की, जिसने मास प्रोडक्शन सिस्टम को बढ़ाया तो सही, बट इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत सारा है, विच इज़ राइटली सेड कि ये बहुत रिजिड है, मैकेनिकल है, ह्यूमन फैक्टर्स को ये इंक्लूड नहीं करता है, ह्यूमन मोटिवेशन को ये बस इकोनॉमिक बेसिस पे जज करता है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है वर्कर्स के लाइफ में इस थ्योरी में जो भी आइडियाज़ दिए गए उनके अनुसार. बट स्टिल इन कंक्लूजन वी कैन से, बिकॉज यू नो व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स तो आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लिखना पड़ता है कंक्लूजन में. तो आप कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि ऑल दो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बहुत सारी बुराइयां हैं, बट स्टिल आज के कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में इसका एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच यूज़ किया जाता है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी बढ़ सके इन फैक्ट्रीज एंड इन वर्क प्लेसेस. सो दिस वॉज इट फॉर द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बाय टेलर, एंड अगले वीडियो में हम ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच देखेंगे बाय एल्टन मायो. सो येस, अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. एंड अगर आपको DSC 4th के नोट्स चाहिए विच आर वेरी ईजी टू रीड एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें सारे क्वेश्चंस भी मेंशन किए गए हैं, then please do check it out on our app. It's called पढ़ो तो ऐसे. आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. And if you use the coupon code तुलिका 10 on all the other courses as well, CUET PG and NET के courses भी available हैं. And if you use this coupon code, you can get a 10% discount on it. Thank you so much.